नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सीए को पूरी तरह पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी, यह घोषणा सबसे पहले ममता बनर्जी ने कर दी है। और आपको बता दें कि हावड़ा की एक रैली में बाकायदा खुलेआम ममता बनर्जी लोगों को यह शिक्षा दे रही है कि यदि आपके घर में कोई जानकारी के लिए लोग आए तो उनको कह देना हम बाहर गए हैं, हमारे डॉक्यूमेंट है नहीं, यानी आप कोई भी कागज ना दिखाएं। ये शिक्षा ममता बनर्जी उस समय दे रही है जबकि अभी एनआरसी लागू नहीं हो रही है। मामला सीए को लेकर है, लेकिन ममता बनर्जी एक बार फिर से पहले की तरह देश के मुसलमानों के समेत पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को भड़काने में लग गई हैं। और उनको यह कहा जा रहा है कि यह सीए नहीं है, यह एनआरसी है। अरे भैया, आपसे पेपर कौन पूछ रहा है? ममता बनर्जी जिस तरह से बौखलाई हुई है उनकी बात समझ में आ सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश से आए हुए हिंदू हैं मतुआ समुदाय के, वो जो अपनी इज्जत आबरू बचाकर, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाकर भारत में, बांग्लादेश में पीड़ित थे, शोषित थे, उनके साथ जबरन वहां अपहरण हो रहा था। 12-13 साल की बच्चियों को उठाकर ले जाते थे जिहादी और जबरदस्ती निकाह करके धर्मांतरण कर लेते थे। उनको कुछ दिखा नहीं तो वो सीमा पार करके भारत में आ गए और पश्चिम बंगाल में बड़े समय से रह रहे हैं। लेकिन उनको सरकार की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो भारत के एक नागरिक को मिलती हैं, वो नहीं मिल रही हैं। ना वो वोट डाल सकते हैं, ना कोई सरकारी उनको गेहूं मिलता है, ना धान मिलता है जो चावल बाकी लोगों को मिल रहा है, ना सरकारी आवास मिलता है, ना उनको सरकारी इलाज मिलता है जो केंद्र सरकार की योजनाएं लागू है। इस देश में और खासतौर पर पश्चिम बंगाल में, जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या सबसे ज्यादा हैं, उनको सारी सुविधा मिल रही है। ममता बनर्जी की बौखलाहट समझ में आ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी को अब दिखाई दे गया कि अब पश्चिम बंगाल में उनका अंत होना शुरू हो गया है। असल में जो ये मतुआ समुदाय है, आपको बता दूं कि ये जो है ममता बनर्जी जिन बारे में कह रही हैं कि जो है मैं यहां लागू नहीं होने दूंगी, उसके पीछे का कारण समझ में आ रहा है। आपको बता दूं कि ये जो है उनकी संख्या लगभग 10 लाख के करीब है, जो नादिया उत्तर दक्षिण परगना की 4 लोकसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। और ये जो मतुआ समुदाय है, इसको लेकर के जिस तरह की बातें ममता बनर्जी की तरफ से अभी तक हुई हैं, उनको उपेक्षित किया गया है। अब ये बौखलाई क्यों है? इनको लगता है कि जो वहां इनका वोट बैंक है, कहीं ना कहीं उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। तो ममता बनर्जी चुनौती दे रही है केंद्र को कि मैं किसी को भी डिटेंशन सेंटर में नहीं जाने दूंगी, ये दावा कर रही हैं। ममता बनर्जी खुल करके केंद्र को चुनौती दे रही हैं और वो ये कह रही हैं कि वो जो है किसी को भी यहां से नागरिकता नहीं जाने देंगी। और वो घोषणा कर रही हैं, वो कह रही हैं कि ये जो सीए है, ये तो एनआरसी है, और अगर इसको रोकना पड़ा तो मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करूंगी। वो कह रही है मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। इस बात से मतलब समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं चाहती कि इस देश में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या, जिनकी संख्या लगभग 5 करोड़ है, उनको उनके देश वापस भेजा जाए। घुसपैठ करके अवैध रूप से जो आए हुए हैं, ममता बनर्जी उनके लिए जान देने को तैयार है। तो ठीक है भाई, अगर आप जान देने पर तुली आई हैं तो तैयार रखिए, तैयार रहिए, देखते हैं कब तक ममता बनर्जी अड़ती है। यह तो तय है कि जब अमित शाह जी ने घोषणा कर दी और सोच लिया है कि एनआरसी भी लागू होकर रहेगी, तो निश्चित समझ लिए कि लागू तो होगी। डिटेंशन सेंटरों में लोगों को डाला जाएगा, एक एक को पकड़कर इस देश की सीमा से बाहर निकाला जाएगा। ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री होते हुए आप बीच में आना चाहती हैं और आप ये घोषणा कर रही हैं कि जान भी दे देंगे, हम रोहिंग्याओं को नहीं जाने देंगे, तो भैया केंद्र की सरकार ने तय कर लिया, आप सुरक्षा बलों के बीच में आओगी तो एक मुख्यमंत्री को गोली मारना कोई ठीक तो नहीं लगेगा, ना कोई सरकार ऐसा करेगी, लेकिन आपकी सरकार रहेगी तब ना। मेरी बात आज लिख ले ममता बनर्जी जी, नोट कर लीजिए। हमने पहले कई बार यह खबर की है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, क्योंकि हमें लगता था कि वहां की जो जनता, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वो मांग कर रहे हैं, उनको जरूर केंद्र की सरकार सुनेगी। लेकिन अंदर खाने की बात यह थी कि हर बार हमें पार्टी आला कमान की तरफ से ये सूचनाएं मिल रही थी
कि ममता बनर्जी को कोई भी ऑक्सीजन देने का काम भारतीय जनता पार्टी करना नहीं चाहती। जब तक कि लोकसभा चुनाव ना निपट जाए तब तक ममता बनर्जी को कोई ऐसा बहाना बीजेपी नहीं देना चाहती जिससे कि वहां की जनता ममता को वोट दे। और इसलिए ऐसे अनेक अवसर आए कि जब राष्ट्रपति शासन लगाना पश्चिम बंगाल में जरूरी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बुराई सुनी। मैं खुद सुनता हूं सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ रही है, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का साथ नहीं दे रही है, देखो आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, देखो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर जला दिए। उनको कौन बताए कि भारतीय जनता पार्टी नाम का संगठन अपने कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। सुकांत मजूमदार जब से उनके हाथ में कमान आई है उसके बाद आप देखें, यह पहली बार है कि टीएमसी के गुंडे जो कि कम्युनिस्ट हैं और टीएमसी में शामिल हो गए, उनका जमकर मुकाबला अगर कोई कर रहा है तो बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जान हथेली पर लेकर अपने कार्यकर्ताओं के लिए नेता आगे आकर काम कर रहे हैं। यह पहली बार है और यह परिवर्तन हो रहा है। तो यह पश्चिम बंगाल में पार्टी शीर्ष का कहना यह है कि लोकसभा चुनाव की प्रतीक्षा है, क्योंकि 42 सीट जो पश्चिम बंगाल की हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें से 25 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और यह लक्ष्य किसी भी कीमत पर उसको प्राप्त करना है। अभी तक ममता बनर्जी के मुंह से हम सुनते थे खेला होबे, ई बार खेला होबे। तो दीदी को अब मैं बताना चाहता हूं बीजेपी की तरफ से कि ई बार बीजेपी खेला कोरबे। यह खेला इस बार पश्चिम बंगाल में खेला होगा। तो दीदी, जब खेला होता है फुटबॉल में तो दो टीम होती है आमने सामने। अभी तक आपके सामने कोई नहीं था, खाली गोल दिखाई देता था, तो आपने फुटबॉल को मारा, गोल कर दिया और आप खुश हो गए, हमने टीम का मैच जीत लिया है। लेकिन दीदी, इस बार सामने वाले गोल में भी सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चटर्जी जैसे खिलाड़ी आपके सामने खड़े होंगे, डटकर खड़े होंगे और बड़ी मजबूती के साथ खड़े होंगे और पूरा मुकाबला होगा। और वो जो गाना है ना एक, आ देखें जरा किसमें कितना है दम, ये इस बार पश्चिम बंगाल में गाना बजेगा। और दीदी, आपको अगर अपने गुंडों पे गुमान है, यदि आपको अपने पैसों पे गुमान है, यदि आपको अपने घुसपैठियों और रोहिंग्याओं पे गुमान है कि हम उनके बल पर लोगों को वोट डालने नहीं जाने देंगे, हम उनको डरा देंगे, हम बम फोड़ देंगे, हम बूथ कैप्चरिंग करा देंगे, हम हिंसा करा देंगे, तो आप भूल में हैं। अगर आपने ये करने की गलती की तो मेरी बात नोट कर लो कि लोकसभा चुनाव निपटने के साथ ही पश्चिम बंगाल में जो भी गुंडागर्दी करेगा, टीएमसी के एक एक कार्यकर्ता की लिस्ट बनी हुई है, तुरंत तत्काल चुनाव जिस दिन हो जाएगा 5 बजे के बाद उठाकर जेल में डाल दिए जाएंगे। पहले भी काम होगा लेकिन उसके बाद बड़ी संख्या में होगा। और जो केंद्र की योजना है वो इंप्लीमेंट होके रहेगी। अभी मैं उस योजना को नहीं खोल रहा हूं। दीदी का पूरा सर्जिकल स्ट्राइक पश्चिम बंगाल में मोदी का, ये दीदी के ऊपर होने वाला है, यानी पश्चिम बंगाल के ऊपर। और जो दीदी का प्लान है कि वो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में मिला देगी, जिस तरह का वो चल रहे हैं कि आने दो जो आ रहा है, ना चोल बे। आप कितना भी फर्जी कार्ड बना लो, फर्जी आधार कार्ड बना दो, बैंक का पासबुक बना लो, नो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक गली गली, एक एक कूचे में जाकर जानकारी प्राप्त कर चुका है कि कौन कहां से घुसपैठ करके आया है। और इसलिए ममता बनर्जी की बौखलाहट समझ में आती है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई अपने कागज मत दिखाना, ना दिखाओ। अगर ममता बनर्जी के कहने से कोई चला, नोट कर लो मेरी बात, पश्चिम बंगाल के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को बांग्लादेशी घुसपैठियों तक और रोहिंग्याओं तक पहुंचा दो। अगर ममता दीदी के बहकावे में आकर अगर किसी ने कागज नहीं दिखाया, अगर आपके दरवाजे पर बीएसएफ केंद्रीय सुरक्षा बल का अधिकारी आएगा और आपने कह दिया मेरा कागज खो गया है, तो यह मान लिया जाएगा कि आप घुसपैठिए हैं। तो दीदी कुछ नहीं कर पाएगी एज ए मुख्यमंत्री। अगर वो अड़ंगा अटकाने की कोशिश करेगी तो देशद्रोह के कानून के तहत उनकी भी गिरफ्तारी तय है, क्योंकि देश के कानून के बीच में कोई भी रोड़ा बनेगा तब तक बीजेपी उसको सहन कर रही है जब तक कि लोकसभा का चुनाव नहीं निपट जाता।
उसके बाद कौन पूछ रहा है दीदी कौन होती है, और मेरी बात नोट कर लो, उसके बाद सरकार भी गिरेगी, राष्ट्रपति शासन भी लगेगा, और उसके बाद एक नया पश्चिम बंगाल आपको देखने को मिलेगा। बस इतना ही हिंट मैं दे रहा हूं। लेकिन ममता बनर्जी जितना लोगों को भड़काएगी, दंगा फसाद कराएगी, उतना ही बार केंद्र की टीम जाएगी, गृह मंत्रालय की टीम जाएगी और अपना फाइल तैयार कर रही है। दीदी को लगता होगा ये केंद्र से लोग आते हैं, गृह मंत्रालय से लोग आते हैं, महिला आयोग के लोग आते हैं, संदेश खाली में भी गए, चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसमें भी जगदीप धनखड़ जी ने मोटी फाइल बनाई। इनसे होता तो कुछ नहीं है। ममता दीदी को घमंड हो गया है, उनको लगता है ये केंद्र वाले इनसे डर गए हैं, मोदी अमित शाह डर गए हैं। ना दीदी, भूल में मत रहना, ये केवल तब तक है जब तक कि लोकसभा चुनाव नहीं निपट जाता। आपकी फाइल तैयार है, और ये फाइल इसलिए तैयार की गई है कि कल को जब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगी कि हमारे यहां हमको जेल में डाल दिया गया है और हमारे नेताओं को पकड़ करके जेल में ठूंस दिया है, डिटेंशन सेंटर में हमारे कार्यकर्ताओं को डाल दिया गया है डिटेंशन सेंटर में, और हमारा यहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, तब सुप्रीम कोर्ट में भी कोई भी जज होगा वो उन फाइलों को देखकर ये समझेगा कि वाकई में ये जो राष्ट्रपति शासन लोकसभा चुनाव के बाद लग रहा है, अप्रैल मई 2024 में, ये तो लग जाना चाहिए था पहले ही। इतनी पक्की पुख्ता फाइल तैयार केंद्र के गृह मंत्रालय अमित शाह जी ने करके रखी है। और अगर दीदी अपने कार्यकर्ताओं को कहेगी कि कायदे में वोट पड़ने दीजिए, कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा, जो वोट डालने जा रहा है उसको डालने दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है, अमित शाह पूरी तैयारी कर चुके हैं कि वो टीएमसी के एक एक कार्यकर्ताओं को उठाकर जेल में डालेंगे और यहां राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, सेना को सौंप दिया जाएगा। अगर दीदी चाहती है ऐसा ना हो तो अपने कार्यकर्ताओं को समझाए कि कोई भी चुनाव में गुंडागर्दी करने की हिमाकत ना करे, वरना वो फाइल जो सबूतों की है वो और मोटी हो जाएगी, और इस बार केंद्र सरकार कोर्ट में जाएगी और कहेगी देखो जी ये हालात है, अब कहिए क्या हम राष्ट्रपति शासन ना लगाएं। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होगा। तो दीदी को एक ही बात कहना चाहता हूं जो मैं कई के लिए कहता हूं कि कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे। अब निर्णय टीएमसी को करना है, ममता दीदी को करना है कि वो लोगों को भड़का कर दंगा फसाद करने के लिए उनको सड़कों पे उतारती हैं, या कायदे में रहने के लिए उनको ये कहती हैं कि वो देश का जो कानून है, जो संविधान है, उसका पालन करें। देखना होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।